काली जेठानी की विदेशी देवरानी। सुबह का समय था। कमला चूल्हे पर चाय बना रही थी। ओहो, तुम्हें कितनी बार मना किया है इन कामों को करने को, फिर भी हमेशा खुद ही काम में लगी रहती हो। अरे बहू कहाँ है? मैं कहाँ कोई भी काम करती हूँ। जब से कली आई है सारा काम झाम उसी ने संभाल रखा है। लेकिन बहू है कहाँ? बहू अपने मायके गई हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस उम्र में मुझसे कोई काम नहीं होगा। मेरा बेटा सिद्धार्थ आ जाए तो जल्द से जल्द ही उसकी शादी करा दूं। कहा तो तुम ठीक ही रही हो। चलो कमला, मैं काम पर जा रहा हूँ। मुकेश दरवाजे तक ही पहुँचता है कि तभी वहाँ दरवाजे पर उसे सिद्धार्थ खड़ा दिखाई देता है और उसके बगल में एक लड़की भी थी। सिद्धार्थ, मेरे बच्चे, तू अचानक, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? वो अरे कमला, अरे जल्दी बाहर आओ। क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? अरे मेरे लाल, तू आ गया। और ये पीली कौन है? मैं आपकी बहू हूँ सासू माँ। अरे चल चल, ये क्या बोले जा रही है सिद्धार्थ? हाँ माँ, मैं आपके लिए विलायती बहू लाया हूँ। अरे बोल तो तू इतनी आसानी से रहा है जैसे बहू नहीं विलायती गाजर लाया हो। हाय हाय। अब थोड़े दिन बीत गए थे। एरिया अपने विलायती तेवर दिखाने लगी थी। अरे बहू, अब मेरे हाथों पैरों में इतनी जान नहीं है कि मैं इस पूरे घर के लिए रोटियां सेकूं। तू जरा रोटियां बना ले। मैं रोटियां बनाऊं? भूल जाइए सासू माँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वैसे भी मुझे रोटी बनानी नहीं आती। अरे अगर रोटी नहीं बनी तो सब क्या खाएंगे? मुझे नहीं पता। अगर मैंने रोटी बनाई ना तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। अरे नेल्स का क्या तूने अचार डालना है? आप बिल्कुल ओल्ड फैशन लेडी हो, एकदम बकवास। ओ अच्छा, ऐसा क्या? मैं बकवास हूँ तो तू क्या है? बावली अंग्रेजन, जिसे रोटी बनानी भी नहीं आती। ओ जस्ट शट अप। आपको जो खाना है खाइए। मैं तो अपने लिए हॉट डॉग ऑर्डर कर रही हूँ। अरे ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? बाहर इतने सारे कुत्ते घूमते हैं, किसी को भी गर्म करके खा ले। नो थैंक्स। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। एरिया घर का कोई भी काम नहीं करती थी और कमला को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। हे मेरे भगवान, मैं अपनी इस विलायती बहू का क्या करूं? काश मेरी बहू कली आ जाती। तभी कली अपने मायके से लौट आती है। आपने बुलाया और हम चले आए। बहू तू आ गई? जी हाँ सासू माँ, आप तो सूख कर लकड़ी हो गई हो, वरना आप तो कमल की तरह खिली रहती थी। बात क्या है? अरे अब मैं तुझे क्या ही बताऊं बहू। तभी वहाँ एरिया आ जाती है। अरे माँ जी, अब ये कौन है? कहीं साउथ अफ्रीका से आई है। ओहो हो, ज्यादा खुद को चिकनी चमेली की कटरीना कैफ मत समझ। और तू है कौन? कली ये तेरी विलायती देवरानी है। एरिया, ये कली है तुम्हारी जेठानी। अरे सिद्धार्थ जी तो कितने अच्छे हैं, उन्हें यही मिली थी लंबे मुंह की अंग्रेजन। मेरा मुंह अगर लंबा है तो तुम्हारा मुंह भी रोटी की तरह गोल है। हमारा मुंह रोटी की तरह नहीं, चांद की तरह गोल है। दैट्स राइट। और तुम्हारे चेहरे पर चांद की तरह दाग धब्बे भी है। एरिया चली जाती है। अरे माँ जी, इस विदेशन को तो बड़े तेवर है। अब मैं समझी, इस चिकनी चमेली की गर्मी ने ही आपको सुखा दिया। मैं तो अपनी इस विलायती बहू से बड़ी परेशान हूँ बहू। मेरी समझ नहीं आता कि इसको कैसे लाइन पर लाऊं। ये तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए माँ जी। इस विदेशी की अगर मैंने अक्कड़ ना निकाल दी तो मेरा नाम भी कली नहीं। हाँ, कली एरिया को सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन कली एरिया को बर्तन धोने को बोलती है। अरे ओ मेरी देवरानी, अब क्या क्रीम पाउडर में मुखड़ा ही चमकाती रहोगी? यहाँ आओ, कितने बर्तन पड़े हैं, अब इन्हें चमकाओ। ये काम आई थिंक जेठानी जी आप पर ज्यादा सूट करते हैं। ज्यादा मेकअप ना लगाओ देवरानी, कोई फायदा नहीं है। जेठानी जी अगर आप मेकअप लगाओ तो शायद कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि हो तो आप खाली खलोती ही। तो बेहतर होगा आप बर्तन ही चमका दो, चेहरा तो आपका चमकने से रहा। ऐसा क्या? ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी में अनबन हो जाती है। अरे अंग्रेजन, क्यों मेरी देसी बहू से तू जली कटी बात करके उसके खून का पानी बनाती है? सासू माँ, आप भी हमेशा इन्हीं की साइड लेती हो। एक खमला तो दूसरी खाली, दोनों एक दूसरे की पूछ।
हाँ और तू एरिया, पूरा मोहल्ला। अरे अब बस भी करो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। अपनी लड़ाई में तुमने मुझे वो भी नहीं बोलने दिया जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। कल हमारे घर में दावत है तो तुम दोनों को ही सारी तैयारियां करनी है। अगले दिन दोनों बहू दावत की तैयारियों में लग जाती हैं। अरे ओ देवरानी जी, जरा आज के दिन तो कामों में हाथ बटा देना, वरना सारे मेहमान यही कहेंगे कि विदेशन तो निठल्ली है। मैं सुबह से काम कर रही हूँ जेठानी जी, और अगर आपको दिखाई नहीं देता तो मैं खड़ कह सकती हूँ। अब मैं कोई सर्जन तो हूँ नहीं। अब मुझे 1 की 10 सुनाने से अच्छा है कि मेरे साथ यहाँ रसोई में काम निपटा दो। तभी वहाँ कमला आ जाती है। ओहो, कम से कम तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, घर में मेहमान आने वाले हैं। और हाँ, तुम दोनों को कम से कम 2-2 पकवान अपने हाथों से तैयार करने हैं, ताकि मैं अपनी सहेलियों को दिखा सकूं कि मेरी बहुएं कितनी होनहार है। कमला चली जाती है। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी इंडियन डिश बनानी नहीं आती। क्या हुआ देवरानी साहिबा, चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? ओ जस्ट शट अप। आज तो लगता है कि किसी को बिल्कुल पाने की माफी की हमारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझी? सच्ची? चलो तो फिर हम जल्दी से अपने पकवान बना लेते हैं। और हाँ देवरानी जी, आपको बता दें कि यहाँ वो पिज्जा और गर्म कुत्ते जैसी चीजें नहीं खाई जाती, वो हॉट डॉग होता है, समझी? हाँ हाँ वो ही। कली अपने पकवान तैयार कर लेती है, लेकिन बेचारी एरिया अभी तक कुछ भी नहीं बना पाई थी। अगर इसी तरह काम किया तो विदेशी देवरानी जी मेहमान भूखे ही लौट जाएंगे। अब अपना ये एटीट्यूड साइड में रख दो और हमारी बात मानो। हम तुम्हें बताएंगे कि खाना कैसे बनाते हैं। ओके। कली एरिया को खाना बनाना बताती है। एरिया को भी कली के साथ काम करने और खाना बनाने में बहुत मजा आता है। वो दोनों सहेलियों की तरह हंसी खुशी खाना बनाती है। देवरानी जी, अब क्या खाना रसोई में ही रखने का इरादा है? चलो सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। कली एरिया को साड़ी पहनाती है और वो दोनों खाना लेकर मेहमानों के पास चली जाती हैं और सभी को खाना परोसती हैं। अरे कमला, तेरी तो दोनों ही बहुएं कमाल है। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। तेरी तो विलायती और देसी दोनों ही बहू एकदम ओरियो बिस्किट की तरह मस्त है। हाँ, हम ओरियो का बिस्किट और हमारी देवरानी उसकी क्रीम है। सच में मेरी दोनों बहुएं लाजवाब है। एरिया को ये सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। खली भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, और अब मैंने जान लिया है कि इस दुनिया में रंग और जात बस एक छल है। असली अच्छाई तो दिल में होती है, और जो दिल से खूबसूरत होता है वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। चलो, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया मेरी नासमझ विदेशन। हाँ मेरी देसी गर्ल। इसी तरह कली एरिया को विदेशी होते हुए भी अपने यहाँ के तौर तरीकों में ढाल देती है। अब एरिया घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगती है, जिसे देखकर घर के लोग बहुत खुश होते हैं। अंजना ने अपने बेटे रवि की शादी मेघा नाम के गरीब परिवार की लड़की से की थी। रवि एक मध्यम वर्ग के परिवार से था। उसके घर में माँ अंजना, पिता रमेश रहते थे। कुछ ही दिनों में मेघा ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वो गरीब परिवार से है, ये जानने के बावजूद भी वो उससे दहेज की मांग करती है और न मिलने पर उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक शाम मेघा आरती गा रही थी। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। पूजा खत्म करते ही मेघा सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी ये लीजिए प्रसाद। जा जाकर काम कर, और हाँ, तेरे ससुर जी को चाय नाश्ता दिया? जी माँ जी। ये कहकर मेघा अपने ससुर को चाय नाश्ता देकर उसके पैर छूती है। कुछ देर बाद जब मेघा कपड़े धो रही थी तो अंजना ढेर सारे कपड़े फेंक कर कहती है, ए गरीब कहीं की, चले सारे कपड़े अच्छे से धो और सूखने के बाद अच्छे से इस्त्री करके कपड़े रख देना। जी माँ जी। सास अंजना का व्यवहार धीरे धीरे मेघा के प्रति बहुत खराब हो चुका था। इस बात से लगा कि देखो काफी चोट पहुंचती है। ये बात वो अपने पति से कह भी नहीं सकती थी, जो कि बेटा अपनी माँ के काबू में था और अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहता था। मेघा की माँ कविता गरीबी में अपना जीवन काट रही थी।
सेठानी के घर झाड़ू पोछा करके कविता अपने दोनों बच्चे श्रेया और पीयूष को पाल रही थी। पैसे न होने के कारण कविता को मकान मालिक उसके बच्चों और सामान सहित घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद कविता, श्रेया, पीयूष अपनी बड़ी बेटी के घर आ पहुंचते हैं। तभी मेघा अपनी माँ को देखकर गले लग जाती है। माँ, आप अचानक से यहाँ? आपने तो मुझे बताया नहीं। और मेरे भाई बहन कैसी है? श्रेया और पीयूष, तू? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। माँ, आपने बताया नहीं। बेटा, दरअसल पैसे नहीं थे, मेरा वहाँ से काम छूट गया। मैंने बहुत विनती करी लेकिन मकान मालिक नहीं माना और उसने हम तीनों को घर से बेदखल कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे पास नहीं आना चाहती थी लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में मेरे पैर मुझे तेरे पास खींच लाए। कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ रहने जाऊँ इन दोनों बच्चों को लेकर। क्या माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अच्छा हुआ जो आप इन दोनों के साथ यहाँ आ गई। मैं माँ जी से बात करूंगी, वो मान जाएंगी, मना नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, बस मेघा थोड़े दिन की बात है, जैसे ही कुछ काम मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो, आप जितने दिन चाहो अपनी बेटी के पास रह सकती हो। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी दी, बहुत भूख लगी है। उनकी ये सारी बातें सुनकर अंजना ताली बजाते हुए आकर कहती है, आहा, होटल खोल रखा है ना मैंने तो, है ना बहू, जो तेरी माँ यहाँ पर आकर रहेगी, तेरा भाई पीयूष रहेगा और तेरी बहन श्रेया रहेगी। अरे मेरा बेटा तो पागल है जो कमा कमा कर लाता है और तेरी माँ बहन भाई को मुफ्त में खाना खिलाएगा। नहीं नहीं, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी आया पसर जाए, गरीब कहीं के। अरे अंजना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमारी समधन है। अरे काय की समधन, गरीब है ये नहीं पता है क्या आपको? माँ जी, थोड़ा तो लिहाज कीजिए, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं उनको? मुंह से कह सकती हूँ और क्या, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। अब गरीब हैं तो है, जब ही तो मुंह उठाकर यहाँ आ गई हैं। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मम्मी और मेरे भाई बहन के पास अभी रहने की कोई जगह नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज उन्हें यहाँ रहने दीजिए, प्लीज माँ जी। ओहो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों ना मैं इन सबको नौकर बना कर रखूं। ठीक है बहू, एक ही शर्त है, तेरी माँ और तेरे भाई बहन को मैं अपने घर में रखूंगी। वो ये है कि जब ये तीनों मिलकर घर का काम करेंगे तभी इस घर में रहेंगे, वरना भूखे नंगे गरीबों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वैसे भी तू कौन सा दहेज में सोना चांदी लाई थी? मेरी शर्त माननी है तो ठीक, वरना तेरी माँ तेरे भाई बहन यहाँ से जा सकते हैं। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, थोड़े दिन की ही बात है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ये शर्त मंजूर है, हम तीनों यहाँ काम कर लेंगे। अंजना, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। अजी तुम चुप ही रहो, मेरा घर है, मेरा बेटा कमाता है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये मेरी मर्जी होगी, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। समधन जी, आप गुस्सा मत कीजिए, हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। चलो अच्छा ही हुआ आपने मान ली मेरी बात। जाइए बहू, जा थोड़ा खिला दे पिला दे, बहुत भूखे होंगे तेरे मायके वाले। ये सुनकर मेघा अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों को खाना पीना खिला देती है और रोते हुए मेघा कहती है, माँ मुझे माफ करना, मेरी सास ने आपसे इस तरीके से बात की और ये शर्त माननी पड़ी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझती हूँ। हाँ दीदी, हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मानना ही होगा। जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो माँ को ऐसे परेशान नहीं होने दूंगी। इस तरह मेघा के मायके वाले खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद अंजना आकर कहती है, बस बस समधन जी, आपने बहुत आराम फरमा लिया, अब जाकर कुछ काम भी कर दीजिए। रसोई गंदी पड़ी है, थोड़ा साफ कर दीजिए। और पीयूष, तुम पौधों में पानी डाल दो। और श्रेया बेटा, तुम जरा मेरी अलमारी के कपड़े लगा दो। और हाँ कविता बहन, अच्छे से करना काम। जी समधन जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं और बच्चे सही से काम करेंगे। अंजना की बात सुन मेघा के मायके वाले उसकी सास की उंगलियों पर नाच नाच कर उसका हर फरमाया हुआ काम करने लगते हैं, और यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो अंजना उसे दोबारा करवाया करती थी, और मेघा और उसके परिवार वालों को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। इस तरह कुछ वक्त बीत जाता है। अब अंजना उन्हें पूरे दिन काम करवाने के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना देती थी, वो भी ऐसा जो खाने लायक नहीं होता था। कविता और उसके तीनों बच्चे काम करके बैठे ही थे, तभी मेघा कहती है, माँ जी, मैंने मेरे भाई बहन माँ ने घर का लगभग सारा काम कर दिया, स्टोर रूम भी साफ कर दिया, बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हाँ हाँ लो, ये रहा तुम चारों का खाना। ऐसा कहकर अंजना सूखी 4 रोटी और सूखी लाल मिर्च और प्याज रखकर दे देती है। यह देखकर मेघा कहती है,
माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हम पूरे दिन सुबह से काम कर रहे हैं और आप ये खाना दे रही हैं। ये तो खाने लायक भी नहीं है। रोटी के साथ सूखी लाल मिर्च कौन खाता है? मैं अपने लिए नहीं मांग रही, कम से कम माँ के साथ तो ऐसा मत कीजिए। वो भी आप ही की उम्र की हैं लगभग। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे क्या सही और क्या गलत? मेरे घर में तो यही मिलेगा, खाने को मिलेगा। खाना है तो खाओ, वरना घर से बाहर निकल जाओ। मुझे गरीब भिखारी लोगों को अपने घर में रखने का कोई शौक नहीं है। और बहू, तू भी अपनी माँ के साथ घर छोड़कर जा सकती है, समझी? दीदी, ये तो बहुत गंदा खाना है। जब से हम आए हैं हमें बद से बदतर खाना मिल रहा है। इससे तो पेट में बहुत जलन होती है। पीयूष, चुप हो जा, चिंता मत कर। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ओहो, फिर वही सब बातें। रमेश ये सारी बातें सुन लेता है और अंजना का कहर उसके मायके वालों पर देखकर बोल पड़ता है। अंजना, तुम्हें इंसानियत नाम की चीज बची है या नहीं? कुछ नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर लो। ये सब कैसे खाएंगे? आपकी ही कमी थी, आप आ गए। आप बोलते बड़बड़ाते रहिए, चाहे तो उनके सेवा पानी कर लीजिए, मैं तो चली। ये कहते ही घमंडी अंजना सीढ़ियों पर चढ़कर जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है, जिससे सिर पर बहुत चोट आती है और मेघा अपनी सास को देखकर चिल्लाती है। उसके सिर से खून बहने पर मेघा पल्लू फाड़कर बांधती है ताकि उसका खून रुक जाए और फौरन सब उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां कुछ देर बाद अंजना को होश आता है। कैसी हो अंजना तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें यहाँ सही वक्त पर हम नहीं लाते और बहू ने तुम्हारा खून रोकने से नहीं बचाया होता तो बहुत बुरा हो जाता। जिसको तुमने इतना कोसा उसने ही तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहू, मैंने तेरे और तेरे मायके वालों के साथ बहुत बुरा किया। बच्चों, समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी जान बचाने के लिए बहू तेरा शुक्रिया। अब समधन जी हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हैं। आखिर मेरा बेटा भी तो इनका ही बेटा है। अरे बहन जी, आपने इतना कह दिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ दिनों में मुझे काम मिल जाएगा। एक जगह मैंने बात की थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद अंजना घर आ जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।